नमस्कार। तो आज का डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो ताम्र कहाँ पाया जाता है, चारों ऑप्शन में देखिए। तो खेतरी में, स्वर्ण कोलार में, लोहा कुदेरमुख में, कोयला मिलनी झरिया में। तो ऑप्शन फर्स्ट ही मेल खा रहा है, इसीलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं। तांबा जो खेतरी राजस्थान में पड़ता है, स्वर्ण जो कोलार की खान से पाया जाता है कर्नाटक में पड़ता है, लोहा कुदेरमुख जो कर्नाटक में पड़ता है, कोयला झरिया में है तो ये झारखंड में पड़ता है। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो राजस्थान, पंजाब, बिहार सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ, लेकिन हरियाणा नहीं है ना। तो आंसर यही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रस्तावना प्रस्तुत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए चौथा देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ है पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। बी में है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये होगा एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये होगा ऑप्शन एक में बी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये आंसर आपका बी में मिल रहा है ना, तो वही मिला दिया गया। चलिए पांचवा देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। उपरोक्त में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से आंसर होगा केवल एक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो और प्रोटीन होते हैं। छठा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उल्हेड़कर पृथक किया जाता है। उसको निस्यंदन बोलते हैं ना कि अपसादन बोलते हैं, इसलिए यही गलत है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय, जैसे चावल को छान के अलग कर लेते हैं, पानी को हटा लेते हैं, चावल रह जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है कुछ डिस्क्रिप्शन, इसको देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में चलनी, छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन सिद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। सॉरी, निस्यंदन नहीं, निस्तारण कहते हैं। अतः कथन भी गलत है। आइए
द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। 7वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से विद्युत चालक का उदाहरण है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4। तो यहाँ देखिए मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती है, यही दो जो है यहाँ पे सुचालक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्मोकोल और वायु विद्युत रोधक हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, बाली, हिंदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आंसर होगा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है, ऑप्शन बी। अशोक महान 273 ईस्वी पूर्व 232 ईस्वी पूर्व के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टर्बनियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ऑप्शन होगा विलियम फिंच। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के 40 तक काम करने का वर्णन ब्रिटिश व्यापारी तथा यात्री विलियम फिंच ने किया। विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया था। जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जयसिंह ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में अवस्थित है। 11 भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 में। लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराए जाने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 12 नंबर में देखते हैं, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी उधम सिंह ने। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर की थी। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पूसा, जो समस्तीपुर में पड़ता है, आरा, भोजपुर, सोनपुर, सारण, बरौनी, बेगूसराय। तो बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान जहाँ से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो उसमें दे रहा है आरा। को लगता है ये पूसा होना चाहिए, लेकिन चलिए आरा है इसलिए अभी हम आरा ही पढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, चावल विकास और अनुसंधान संस्थान भोजपुर के आरा में है। निम्नलिखित में से किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, इस सब का व्याख्या नहीं है। बिहार के किस जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? भोजपुर, ठीक है, भोजपुरी नहीं, वैशाली, नालंदा, पटना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली से। वैशाली से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिहार का औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र, तंत्र, गणित, दवा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये तंत्र होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया था? तो ये आंसर है आपका ऑप्शन सी 1 जनवरी 1975। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो ये आंसर होगा बिहार। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना? तो ये फतुहा, ऑप्शन डी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्पणा कुमारी, मोना कुमारी, सोना कुमारी या रंजू कुमारी? तो ऑप्शन डी होगा रंजू कुमारी। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? जापान, मालदीव, युगांडा और बांग्लादेश। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। ऐसा पहली बार हुआ कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेगी? 7 टीमें, 10 टीमें, 14 टीमें या 18 टीमें? तो ये 14 टीमें खेलेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेगी। आईसीसी की बैठक में 2024 से 2031 तक के शेड्यूल पर फैसला किया गया है। आईसीसी ने कहा कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होगी, जबकि 2024 से 2030 के बीच T20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी। आइए देखते हैं 23 नंबर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है? आईएनएस कवरत्ती, सजग, महज, कहज? तो ये आंसर होगा सजग, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज सजग को जहाजी बेड़े में शामिल किया है। सजग का अर्थ है सतर्क। एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जो राष्ट्र के समुद्री हित के प्रति तत्पर, प्रासंगिक और उत्तरदायी इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 7.3% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जिसको बोलते हैं के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? ये आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की कुर्रा गुफाओं में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। इस प्रजाति का नाम गुफा खोजकर्ताओं प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। तो आज का क्यूज पूरा हुआ। धन्यवाद।